हेलो फ्रेंड्स, IS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, करंट अफेयर वीडियोस हमारे साइड से थोड़ी सी डिले हुई है। वो इस वजह से क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बट इस वीडियो में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर अप करेंगे और अगर कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर अप करा के पूरा ख़त्म करा देंगे। इसकी जो PDF है उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों। और हम एक कंबाइंड PDF भी लाएंगे जो अब तक के सभी पार्ट्स आए हुए हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल PDF में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अगर आप उसे पढ़ते हैं तो इनफ है, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें लेफ़्ट हो जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में बस कन्वर्ट कर दी जाएंगी, कंप्लीट करा दी जाएंगी और वो वीडियो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा। इस वीडियो में हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करेंगे, तो आप इसे पूरी तरह से पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा आज टोक्यो ओलंपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये 8 अगस्त 2021 को हुआ था। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो, जापान पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन से नंबर का था? 32। इम्पॉर्टेंट है। शुभंकर क्या था इसका? मिराई तोबा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों का शुभंकर अलग अलग है। जो मिराई तोबा है ये पैरा ओलंपिक का नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ओलंपिक का है। नेक्स्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉरेल हर्बर्ट, ये न्यूजीलैंड के हैं। ये क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भारोत्तोलन वर्ग में, महिलाओं के वर्ग में भाग लिया। और इनका नाम क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये पहले ट्रांसजेंडर हैं। क्या नाम है? लॉरेल हर्बर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रदर्शन क्या रहा है टोक्यो ओलंपिक में? भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा भारत ने कितना पदक जीता, तो 7। और क्या क्या इसमें मिला था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक स्वर्ण था जो कि नीरज चोपड़ा को मिला था। 2 रजत पदक थे जो कि मैरी कॉम और दहिया को मिला था। और 4 कांस्य पदक मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनप्रीत सिंह, हॉकी के कप्तान, और MC मैरी कॉम, ये दोनों भारत के से ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। समापन में कौन था? तो बजरंग पूनिया। ये नाम दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिए। इस प्रकार अगर हम इस प्रकार प्राप्त किए गए पदकों को अगर हम देखें, देखिए एग्ज़ाम में क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला ओलंपिक में। तो ये नीरज चोपड़ा तो सबको पता है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो रिमेनिंग 7 पदक में से 6 पदक आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, या तो पूछ लिया जाएगा किस खेल से संबंधित हैं, या तो नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इन्हें कौन सा पदक मिला है। तो आप याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इस क्योंकि सबको पता है कि एक ही स्वर्ण आया है और नीरज चोपड़ा पाया है। लेकिन रिमेनिंग नाम को आपको पता होना चाहिए। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? भारोत्तोलन से, याद रख लीजिए इसे, और इन्हें रजत पदक मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती से संबंधित हैं और इन्हें क्या मिला है? रजत पदक। ठीक है। अगर आप रिमेनिंग नहीं भी याद करते हैं, आप शुरू के 3 याद कर लीजिए, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और रजत दहिया, रवि कुमार दहिया। तो इससे क्या होगा कि जो लास्ट के 4 हैं इनको आपको नहीं देखना पड़ेगा कि इन्हें कौन सा पदक मिला है। लवलीना बोरगोहेन, इन्हें मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला है। बजरंग पूनिया, कांस्य पदक मिला है। और हॉकी टीम को भी कांस्य पदक मिला है। और PV संधू को बैडमिंटन में कांस्य पदक मिला है। तो अगर आप ऊपर के 3 देख लेते हैं, रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू और नीरज चोपड़ा, तो आपको नीचे का नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा किसे कौन से खेल में मिला है। मैच द कॉलम में भी आ सकता है और डायरेक्ट आपसे पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में अगर हम देखें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि पदक तालिका में कौन सीट्स पे है, आप चीन मार के आ जाएंगे, जबकि चीन ओलंपिक में नहीं था। फर्स्ट अमेरिका था। भारत को कितने पदक मिले हैं? 7 मिले हैं। और भारत का स्थान क्या है? 48वां। रट लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020, ये भी जापान में हुआ था। ये कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का। कब हुआ था? 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य, टोक्यो जापान में। इसका शुभंकर क्या है? सोमाइटी। रट लीजिए दोनों का, मिराई तोबा और सोमाइटी। सोमाइटी किसका है? पैरा ओलंपिक का।
इसमें भी ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में ये टेकचंद थे और समापन समारोह में अवनी लेखरा, दोनों नाम रट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं पदक तालिका में क्या स्थान रहा। पदक तालिका में चीन को 207 मेडल मिले हैं और चीन का स्थान प्रथम है। भारत का 24वां है। याद रखिएगा ओलंपिक में भारत का 48वां है, लेकिन पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां है, जस्ट हाफ है। क्यों? क्योंकि इसमें भारत को ज़्यादा स्वर्ण पदक मिले थे, 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। भारत को पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक मिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाघगणना रिपोर्ट। बाघगणना रिपोर्ट है, इसमें बाघों की कुल संख्या बताई गई है 2967। सबसे अधिक बाघ की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, 526, रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, हम बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 31, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, किसे बनाया गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को, जो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, और ये 53वां बना है। नेक्स्ट देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स हैं, देख लीजिए इसे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है भारत वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्षों में रिलीज़ की जाती है, हर वर्ष नहीं आती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण, देखिए 2 चीज़ होती है, एक फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट होते हैं जो लैंड को कवर करते हैं, एक फॉरेस्ट कवर होता है। दूसरा होता है ट्री कवर, जो जनरली पाया जाता है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों का डेटा मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर निकलता है। तो इन दोनों का अलग अलग डेटा आता है, आपको इन तीनों डेटा को पढ़ना पड़ेगा, पहले फॉरेस्ट कवर का, फिर ट्री कवर का, फिर फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर का, सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर 21.71% है। भारत का वन आवरण 21.71% है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण ट्री कवर कितना है? 2.91%। ये दोनों डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 21.71 प्लस 2.91%, तो हमारा भारत का वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम रट लीजिए, 24.62 आपको रटा होना चाहिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। अलग अलग भी आपको याद होना चाहिए, 21.71 2 प्लस 2.91 और 24.62, रट डालिए इसे पूरी तरह से। क्षेत्रफल के अनुसार देखें, अगर ये कोई स्टेट है, इसके अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, एरिया के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में, जनरली सभी को पता है। देखिए अभी तो हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, जैसे पूरा एरिया दिया है, इसमें कितना वनावरण पाया गया है, तो इसमें मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर हम परसेंट वाइज देखें तो परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया गया है वनावरण? मिज़ोरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बस यही पूछा जाएगा। सब लोग मध्य प्रदेश में आ रहेंगे, इसके ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी रहेगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत, परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा हर स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम का। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में कितना है? किसका है? तो लक्षद्वीप का। ये दोनों डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो इस वर्ष जो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि, कौन से स्टेट हैं जिसमें वृद्धि हो गई है वन आवरण की? तो आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वन आवरण में सर्वाधिक कमी वाला कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कमी आई है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई है, यहाँ डिक्रीज़ हुआ है। तो ग्रोथ हुई है आंध्र प्रदेश में और डिक्रीज़ कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति। इसी रिपोर्ट में मैंग्रोव वनस्पति के बारे में भी बताया गया है। तो देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.1% प्रतिशत पाया जाता है, 0.15% पाया जाता है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। प्रथम स्थान पे कौन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल है। और अगर हम सर्वाधिक
वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देखें जहाँ पे वृद्धि हुई है। अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में साथ में देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो उड़ीसा में हुई है। तो दो नाम याद रखिएगा, एक पश्चिम बंगाल, एक उड़ीसा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, उड़ीसा में। अभी तक हमने जो देखा वो भारत की थी। अब हम बिहार का देखते हैं। बिहार जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें बिहार के जो आंकड़े आए हैं उसे भी हमें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 7.84 हमने ऊपर बताया था कि फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर और फिर टोटल, इन दोनों का डेटा, तीनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी बिहार का दिखाया गया है कि वनावरण कितना है, 7380 वर्ग वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84 है बिहार का क्षेत्रफल का। और वृक्ष आवरण कितना है, 2341, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है, 2.48। अब हम 7.84 प्लस 2.48 को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल आता है 10.32। तो ये बिहार का 10.32, ये बिहार का टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है। ठीक है, तो आपको ये डेटा याद होना चाहिए। 7.84, तीन डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7.84, 2.48 और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 10.32। 2019 से अगर हम कंपेयर करते हैं रिपोर्ट से, तो बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि 1.03% आता है लास्ट रिपोर्ट से। इतना हम ग्रोथ किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से भाई डेटा फिर से दे दिया गया है। वनावरण कितना है, 7381 वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार के क्षेत्रफल का 7.84% है। वृक्षावरण देखें तो 2341 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के क्षेत्रफल का 2.48% है। और टोटल देखें तो 9722, जो बिहार का 10.32% है। तो 10.32% और 2462 जो लास्ट में था भारत सरकार का, ये डेटा आपको एकदम रटा होना चाहिए। 10.32 और 24.62%, दोनों डेटा अलग अलग, बिहार का भी और इंडिया का भी। क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ है, कैमूर में। जैसे वहाँ भारत में क्या देखा गया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। वैसे अगर हम बिहार में बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में है, कैमूर जिला में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण कहाँ पे पाया जाता है, तो शेखपुरा में। सबको पता है, शेखपुरा रट लीजिए पूरी तरह से, सबसे कम पाया जाता है। अब हम परसेंट वाइज देखते हैं। जैसे ऊपर था कि परसेंट वाइज सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ था, मिजोरम में। तो वैसे प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, कैमूर। कैमूर दोनों जगह है, प्रतिशतता के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी। और प्रतिशतता के आधार पर निम्न वनावरण वाला जिला है शेखपुरा। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है। अब वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है पिछले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो किस में हुई है, बांका में। कमी किस में हुई है, कैमूर में। कैमूर 3 जगह आया है, तीनों को याद रखिएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाला जिला कौन सा है, कैमूर, और सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन सा है, बांका। ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दी जाएगी। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए और 1 बार रिवाइज़ कर लीजिए PDF से, आपको कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, ज़रूर होगा। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ज़रूर सही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। इसमें 15 सबसे प्रदूषित शहरों में इस रिपोर्ट में बताया गया कि 10 शहर भारत के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश। अगर हम देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश। और भारत का भी स्थान को ज़्यादा अच्छा नहीं है, भारत का स्थान 5वां है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश की कंट्री में, देश में। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात करें तो भारत का जो इंडिया राजधानी है वो उसका स्थान 1st पोजीशन पे है, सबसे प्रदूषित राजधानी पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की बात करें तो भिवाड़ी राजस्थान का स्थान आता है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के बारे में। नेक्स्ट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 49 हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेटा। कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, 49 प्रेजेंट में, मार्च 2022 के अकॉर्डिंग। और जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है।
उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट कौन है, या फिर बखीरा वन्यजीव अभयारण्य का नाम दे दिया जाएगा, आपको बताना रहेगा ये कहाँ पे है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। अब बिहार का कोई है वेटलैंड, तो बिहार का कांवरताल झील वेटलैंड की लिस्ट में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ऐड देखते हैं। इसकी देखिए पीडीएफ रेडी नहीं हो पाई है, तो हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम में लास्ट समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो भी शॉर्ट नोट्स हैं हमारी साइड से वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप इसे एक बार अच्छे से देख के रिवाइज़ कर सकें। इसमें बिहार की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या और एग्रीकल्चर डेटा जो हमारा छूट रहा था वो हम सब कवर अब करा रहे हैं। तो पहले हम भारत की जनसंख्या देखते हैं। भारत की जनसंख्या 2021 के अकॉर्डिंग क्या है, 2011 सॉरी। अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें, 2001 से लेके 2021 तक पूरे एक दशक में क्या 10 की वृद्धि रही है, तो ये 17.7% रही है। पीडीएफ में मत जाइएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, रट लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 10 की वृद्धि दर है 17.7%। भारत का जनघनत्व है, अभी हम इंडिया के सेंसस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंडिया के सेंसस का डेटा है ये। इसके बाद हम बिहार देखेंगे इसी पीडीएफ में। तो 10 की वृद्धि दर है 17.7%, मतलब 10 साल में जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो 17.7%। डेकेडल ग्रोथ रेट। जनघनत्व देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है भारत की। भारत का जनघनत्व कितना है, 382। सेक्स रेशियो देखें, लिंगानुपात 943। अब लिंगानुपात दो देखा जाता है, एक मेल फीमेल का और एक 0 से 9 वाले ग्रुप का भी, जो 0 से 9 साल के बच्चे होते हैं उनका भी लिंगानुपात देखा जाता है। तो लिंगानुपात वैसे तो 943 है, लेकिन 0 से 9 ग्रुप में 919 है। साक्षरता देखें तो भारत की साक्षरता 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% है। 80.9%, मतलब 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं भारत के पुरुष में। और महिला साक्षरता देखें तो 100 में से 64 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 64.6%। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, 68.8%, मतलब 68.8% लोग गाँव में रहते हैं। शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.2%। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, हमने देखा था कि डेकेडल ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी है, 17.7%। अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें, 10 की वृद्धि दर के मतलब कौन से राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही है, मतलब जहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट किस राज्य का, अभी हम तो पूरे इंडिया की बात कर रहे थे तो 17.7 था, लेकिन हम कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसकी रही है, मेघालय की। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ की रही है, नागालैंड की, रट लीजिएगा। अगर हम 10 की वृद्धि दर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मैक्सिमम किसकी है, दादर एवं नागर हवेली की, और मिनिमम कहाँ की है, लक्षद्वीप की। तो उम्मीद है कि इस पीडीएफ को इस तरह पढ़ने में आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसी भी तरह की असुविधा होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8853733387 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये शॉर्ट में दिया गया है ताकि आप चलते चलते बस में भी एक बार इसको देख लेंगे, बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रेवलिंग करते, क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर फेंका गया है, तो आप जो है इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट पीडीएफ पार्ट 1 से लेके अब तक की एक सिंगल पीडीएफ में करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो भी देख सकते हैं, और प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। हमने देखा था कि जनगणत कितना था, 382। तो सर्वाधिक जनगणत कहाँ का है, आपके शहर का, आपके स्टेट का, बिहार का। कितना, 1106। प्राउड होने की बात नहीं है ये, प्राउड होने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये कम होना चाहिए, राष्ट्रीय से काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार का जनगणत कितना है, 1106। सर्वाधिक जनगणत किस राज्य का है, बिहार का। न्यूनतम किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। आप देखिए यहाँ 1106 इंडिया का है, 382, और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17। नेक्स्ट देखिए, संघीय क्षेत्रों में अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली का, सबसे कम कहाँ का है, अंडमान एंड निकोबार का, 46। सेक्स रेशियो की बात करें, भारत का कितना सेक्स रेशियो है, 943। अब इसमें दो डेटा और पूछे जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सेक्स रेशियो कितना है और शहरी क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना है। तो 943 तो नेशनल का है, मतलब टोटल इंडिया का अगर देखें तो 943 है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सेक्स रेशियो 949 है, और शहरी का कितना है, 929।
सेक्स रेशियो में बात करें तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ का है? केरल का, क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है मेल फीमेल में, तो वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो केरल का। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का। हम हरियाणा हमेशा इसलिए चर्चा में रहता है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो मैक्सिमम का सबसे ज़्यादा कहाँ का है? पुडुचेरी का। और सबसे कम कहाँ का है? दमन एवं दीव का। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य। शिशु की जनसंख्या वाले 5 राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है शिशु में। और न्यूनतम कहाँ की है? सिक्किम की। यूनियन टेरिटरी में बात करें केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है दिल्ली में, और सबसे कम है लक्षद्वीप में। शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने देखा था कितना था? 919। तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में 972, सबसे कम हरियाणा में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में, और सबसे कम पाया जाता है दिल्ली में। चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता। साक्षरता दर भारत की कितनी है? 73%। सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? केरल की, सोचना ही नहीं है। न्यूनतम किसकी है? आपके राज्य की, बिहार की। यूनियन टेरिटरी में बात करें तो सबसे ज़्यादा है पढ़ा लिखा है लक्षद्वीप वाले, उसके बाद है सबसे कम दादर एवं नागर हवेली। जब इनके पास हवेली ही है तो पढ़ लिख के ये क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल है ताकि आपको याद रहे, हवेली में जो है पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुई है। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। साक्षरता तो हमने देख ली कि सबसे ज़्यादा केरल की है, न्यूनतम बिहार की है। लेकिन अगर मेल फीमेल की भी बात कर लें कि मेल में सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी है, तो केरल की ही है, और मिनिमम भी बिहार की है। तो ये डेटा एकदम सेम है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है? लक्षद्वीप की, और सबसे कम दादर एवं नागर हवेली की। ये भी डेटा सेम है। महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षर हैं केरल की, और सबसे कम है बिहार की। यूनियन टेरिटरी की बात करें सबसे ज़्यादा साक्षर हैं लक्षद्वीप की, और सबसे कम है दादर एवं नागर हवेली की। तो ये डेटा टोटल एकदम सेम है, बस इसे एक बार देख लीजिएगा। एससी की बात करते हैं। सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं? दिल्ली में। ये तो देखिए संख्या के हिसाब से है, संख्या के हिसाब से है कि सर्वाधिक कहाँ पाए गए, मिनिमम कहाँ पाए। लेकिन अगर हम परसेंट की वाइज देखें, प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एससी पाए जाते हैं पंजाब में। और अगर हम प्रतिशतता के आधार पर केंद्र शासित में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं एससी? चंडीगढ़ में। परसेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एससी पाए जाते हैं पंजाब में, और परसेंट के हिसाब से यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चंडीगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं एसटी। एसटी की बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो सबसे ज़्यादा पाए जाती हैं मध्य प्रदेश में, और सबसे कम गोवा में। यूटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं दादर एवं नागर हवेली में। अगर हम इन परसेंट बात करते हैं, परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में? तो मिज़ोरम में। और इन परसेंट अगर हम यूटीज़ में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। ये डेटा एक बार आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे रहती है? नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ रहती है? सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं यूटीज़ में, तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या दिल्ली में, सबसे कम लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? यूपी में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है सिक्किम में। यूटीज़ की बात करें तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो दिल्ली में रहती है, और सबसे कम लक्षद्वीप में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं डेटा रिलेटेड टू बिहार सेंसस। हम बिहार को भी एक बार देख लेते हैं। बिहार की जो कुल जनसंख्या है 2011 के आंकड़े के अनुसार, इसको रट डालिए मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी के अकॉर्डिंग रट लीजिए। 104099 452 इसको रट डालिए चाहे जैसे। आपसे नहीं याद हो रहा है तो लास्ट के 4 डिजिट याद करिए, स्टार्टिंग का ये, क्योंकि आपको इतना पूछा जा सकता है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो 9452 आपको याद होना चाहिए, और शुरू में आपको पता है कि 10 करोड़ है, तो ये याद रहेगा। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम बात करें, अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछें कि बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो 8.6। मान लीजिए इंडिया की अगर 100 है तो उससे 8.6% लोग बिहार में रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
पुरुष जनसंख्या कितनी है 52.14 और महिला जनसंख्या कितनी है 47.86। ठीक है, दोनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने देखा था कि भारत के जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना था 17.7%। अब इंडिया का इतना है तो बिहार का तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 1106। तो बिहार की जो 10 की वृद्धि दर है वो 25.42%, 25.42%, जो भारत के से 7.7% अधिक है। नेक्स्ट, राज्य का जनघनत्व 1106 हमने देख लिया था। जनगणत में अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में साथ में रैंक बनाते हैं तो बिहार की रैंक 6th आती है। याद रखिएगा, अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी को साथ में, सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ में बिहार की रैंक बनाते हैं तो जनगणत के मामले में बिहार की रैंक 6th आती है। और जनगणत के मामले में अगर हम सभी राज्यों में स्थान देखें, केवल राज्यों में, केंद्र शासित में नहीं, तो बिहार फर्स्ट पोजीशन पे है। अगर हम यूटीज़ को ऐड करके रैंक बनाते हैं तो 6th आती है, लेकिन अगर हम केवल राज्य की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं करते हैं, तो बिहार की रैंक फर्स्ट आती है। राज्य में सेक्स रेशियो क्या है? 918 सेक्स रेशियो है, और सेक्स रेशियो के मामले में बिहार का देश में स्थान 25वां है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम 1 से 2 बार देख के याद कर लीजिए। 0 से 6 आयु वर्ग में अगर लिंग अनुपात की बात करें तो बिहार का लिंग अनुपात 935 है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की कुल साक्षरता कितनी है? 61.8%, और साक्षरता के मामले में बिहार का स्थान है 28वां। भारत की साक्षरता दर क्या थी? 73%। इनकी कितनी है? बिहार की 68.8%। साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? अगर हम केंद्र शासित प्रदेश दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों के यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में रैंक निकालते हैं, तो साक्षरता के मामले में बिहार का 35वां स्थान है, और केवल स्टेट्स में 28वां। पुरुष साक्षरता दर बिहार की कितनी है? 71.2%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। साक्षरता के मामले में देश में संघ व राज्य प्रदेशों में स्थान 36वां है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 15.9%, और राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 1.3%। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? पटना की। मिनिमम जनसंख्या कहाँ की है? शेखपुरा की। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है गोपालगंज में। सर्वाधिक जनघनत्व है शिवहर का, और मिनिमम है कैमूर की। सर्वाधिक साक्षरता दर है रोहतास का, और मिनिमम साक्षरता है पूर्णिया की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है रोहतास की, और मिनिमम है पूर्णिया की। इसमें ध्यान दीजिएगा कि पुरुष और जो सर्वाधिक साक्षरता, मतलब टोटल साक्षरता, इन दोनों में डेटा सेम है, लेकिन वुमेंस में चेंज हो गया। वुमेंस में रोहतास है, फिर मिनिमम किसकी है? सहरसा की। तो आपको ध्यान देना है कि केवल सहरसा चेंज हो रहा है इन तीनों डेटा में। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज का है, और मिनिमम किसका है? मुंगेर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो मैक्सिमम है किशनगंज का, मिनिमम है वैशाली का। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? पटना की। आपको पता है कि पटना में ही डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है बिहार के रिस्पेक्ट में, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पटना की है। न्यूनतम किसकी है? शिवहर की। और परसेंट में देखें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो भी पटना की है, और मिनिमम किसकी है? समस्तीपुर की। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे पाई जाती है? गया में। और मिनिमम कहाँ पाई जाती है? शिवहर में। परसेंट वाइज देखते हैं अगर हम, तो मैक्सिमम है गया में, और मिनिमम है किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, न्यूनतम पाई जाती है शिवहर में। सर्वाधिक प्रतिशत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम पाई जाती है औरंगाबाद में। प्रमुख इंडेक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स देख लेते हैं हम। सभी इंडेक्स हम नहीं कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, केवल हम उसे कवर करेंगे। हम पूरे इंडेक्स को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा आपका लगेगा, और जो इंपॉर्टेंट है हम केवल उसे देखेंगे। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी हैं, 3 चीज़ें, कि किसने रिलीज़ किया है, कौन फर्स्ट पोजीशन पे है, भारत की रैंक क्या है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक आया है 2021 का, जर्मन वॉच ने रिलीज़ किया है। फर्स्ट पोजीशन पे है मोजाम्बिक, और भारत की रैंक है 7th। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, फर्स्ट किसने रिलीज़ किया? जर्मन वॉच।
प्रथम 3 में से कोई भी देश नहीं है, फोर्थ पोजीशन मिली है डेनमार्क को। मतलब ये जर्मन वॉच वाले सोचते हैं कि प्रथम 3 कोई डिज़र्व नहीं करता है, फोर्थ पोजीशन को फर्स्ट मानते हैं, वो डेनमार्क को मिली है। और भारत की कौन सी रैंक है? 10वीं। ये जो जलवायु से संबंधित हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों रख लीजिएगा। एक है जलवायु जोखिम, जहाँ जोखिम है वहाँ भारत की रैंक है 7th, और जहाँ प्रदर्शन करना है वहाँ भारत की रैंक है 10वीं। याद रखिएगा, प्रदर्शन में भारत थोड़ा सा पीछे रह गया है, तो उसकी रैंक कितनी है? 10वीं। इसे आप बस याद करने के तरीके से देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज़ किया है। फर्स्ट रैंक है अमेरिका, इंडिया की रैंक है 43rd। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, IMD द्वारा रिलीज़ किया जाता है। फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड की, इंडिया की है 43rd। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड की, इंडिया की है 46th। नेक्स्ट है वैश्विक लोकतंत्र ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, EIU के द्वारा रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट रैंक है नॉर्वे, इंडिया की है 46। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट रैंक पे हैं 2 लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क संयुक्त रूप से। इंडिया की रैंक है 85th, 85 स्थान पे है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा है। फर्स्ट पोजीशन है स्वीडन, और इंडिया की रैंक है 87th। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा 18 देशों में किसी को स्थान नहीं मिला है प्रथम, और इंडिया की रैंक है 101। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया की रैंक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2021, सतत विकास समाधान नेटवर्क, फिनलैंड टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 120। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शांति, वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया की रैंक है 135। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा है। फर्स्ट पोजीशन है फिनलैंड, इंडिया की रैंक है 136। आप ध्यान दीजिएगा, शांति और हैप्पीनेस में बस एक रैंक का डिफरेंस है, ठीक है। अगर शांति कायम है तभी खुशी आएगी, ठीक है, शांति कायम रहेगी तभी खुशहाली आएगी। 135 से 136। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आइसलैंड टॉप पे है, इंडिया का रैंक 140। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नॉर्वे के द्वारा है, नॉर्वे फर्स्ट है, और इंडिया की रैंक है 142। तो कि एक कम ही इंडेक्स है, 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। जिसमें से इंपॉर्टेंट नीचे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसे देख लीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप, हैप्पीनेस, शांति, सतत, हंगर इंडेक्स, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, और शुरू के 2 इन्वायरमेंट से। इतना आपका रटा होना चाहिए, PDF आपको मिल जाएगी, 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने लास्ट में देखा था माइंस के डेटा, मिनरल्स के डेटा, कि मिनरल्स रिलेटेड डेटा, उसी तरह हमारा ये एग्रीकल्चर का डेटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर किए गए हैं लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम देखते हैं कि कुल खाद्यान्न में सभी खाद्यान्नों को अगर मिला दे तो कौन सा स्टेट टॉप पे है? तो उत्तर प्रदेश। सभी खाद्यान्नों के उत्पादन में, कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? उत्तर प्रदेश। अभी हम साथ ही में यहाँ पे उत्तर प्रदेश और किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान पे है उसको भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ताकि आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें उस पर हम टिक कर देंगे, उसे आप रट लीजिए। उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में प्रथम है, कुल सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गेहूं में प्रथम है, गेहूं तो रट लीजिए, आएगा आपके एग्ज़ाम में। गन्ना रट लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आएगा। और इधर आम देख लीजिए। इन तीन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल तिलहन में देखें तो राजस्थान प्रथम है। राजस्थान और किस चीज़ों में है? मिलेट्स में है, बाजरा में है, दाल में है, सरसों में है। इन सभी क्षेत्रों में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम है। आंध्र प्रदेश और किस क्षेत्रों में है? केला में है, संतरा में है और टमाटर में है। जिनको बताया जा रहा है केवल उसे देख लीजिए, बाकी आप और के पास टाइम है तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये जो बताया गया है इसे आप रट लीजिए। चावल उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पे? पश्चिम बंगाल।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में यूपी। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है मक्का। मक्का का याद रखिए और कर्नाटका याद कीजिए। लास्ट वर्ड है का, कर्नाटका। ये एक तरह से सिनोनिम से याद रखिएगा। तो मक्का, कर्नाटक एकदम रटा होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स में कौन है? राजस्थान है, हमने ऊपर देख लिया था। नेक्स्ट है ज्वार। ज्वार में कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और किन चीज़ों में है? अंगूर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कपास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉटन में कौन है फर्स्ट पोजीशन पे? तो गुजरात। नेक्स्ट है लौकी। आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लौकी उत्पादन में बिहार फर्स्ट पोजीशन पे है। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा है। और नेक्स्ट देखते हैं, बादाम में जम्मू एंड कश्मीर। सोयाबीन में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन प्रथम स्थान है। लास्ट के ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चाय में आसाम, सोचना ही नहीं है, आँख बंद करके मार के आइएगा। और कॉफ़ी में है कर्नाटका। कर्नाटका तो भूलना ही नहीं है, कर्नाटका आपको मार के ही आना है। नेक्स्ट है मसाला, लास्ट है। लास्ट में भी मध्य प्रदेश, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश और किस चीज़ में था? सोयाबीन में। नेक्स्ट है कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, उनकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो कब मनाए जाते हैं और एक उनकी थीम। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज़। पहला है पृथ्वी दिवस, अभी हाल ही में मनाया गया है 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। दूसरा है विश्व जल दिवस। जल दिवस है पृथ्वी दिवस से एक महीना, ठीक एक महीना पहले, यानी 22 अप्रैल को था, तो ये 22 मार्च को है। तो इसकी थीम क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। अगर जल दिवस 22 मार्च को है तो ये 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम रट डालिए, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट है वेटलैंड, आपको बताया गया था 2 फरवरी। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर 2 फरवरी को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे। डेट है 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जो बाहरी लोग रह रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करें, ये इसकी मेन थीम थी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, प्रवासी भारतीय जो है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। हमें हमारे फूड को और वैक्सीन को कूल रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? योगा फॉर वेलबींग। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है उसकी थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की जाएगी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर बच रहा होगा वो कल मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा, तो एक बार और विजिट करिएगा और इसको पूरी तरह से 1 से 2 बार रिवाइज़ करिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अभी तक आपके 9 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, कल एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट आएगा, जिसमें चाहे वो जितनी देर का भी बने लेकिन आपके कंप्लीट करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। 4 तारीख के बाद हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा, किसी तरह की भी आपको मतलब करंट रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा। बाकी टेस्ट आपके पेपर अभी 2 अपलोड होंगे आपके। किसी तरह की भी असुविधा होती है, PDF नहीं मिलती है, तो 8853733387 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगी व्हाट्सअप पे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।